हेलो गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हमें शुरू करना है कैपेसिटर। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर है। बट कैपेसिटर पढ़ाने से पहले मैं छोटा सा बेसिक कराऊंगा, शायद 15-20 मिनट लग जाएंगे क्योंकि उसमें एक न्यूमेरिकल भी होगा। तो उससे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से सीख पाएंगे। चाहे तो आप कैपेसिटर हेडिंग डालने से पहले हेडिंग डाल सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए अब बेटा सबसे पहली बात तो ये समझिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता कैसे है। ये आपको हमने ये बता रखा है कि मेटल में जो चार्ज होता है वो अंदर नहीं टिकता है, वो उसकी सरफेस पे जाकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, इसको समझिए, ये पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल है। यहां पर मैंने सेंटर में एक क्यू चार्ज रख दिया है। तो एक मेरे पास पॉइंट ए है, एक मेरे पास पॉइंट बी है, एक मेरे पास पॉइंट सी है। ठीक है, मैंने माना अंदर वाले जो स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R1 और बाहर वाले की जो है कैपिटल R2। पहले इसमें क्वेश्चन लिखिए, पहला फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। मतलब हमें यह पता करना है कि इसके अंदर वाली सरफेस यानी कि यहां पे कितना चार्ज है और यहां पे कितना चार्ज है। ठीक है, ये दो सरफेस बता रहा हूं मैं। इसको मैं लिख देता हूं S1 और इसको मैं लिख देता हूं S2। दूसरा हमें पता करना है EA, EB और EC। तीसरा हमें पता करना है VA, VB और VC। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए और फिर बात करते हैं। हाँ, तो अब बेटा समझिए, मुझे ये पता करना है कि ए पे कितना चार्ज है। कॉन्सेप्ट से अगर हम करें, थ्योरी से अगर हम जाएं, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक गॉसियन सरफेस मान लेता हूं इस तरह से। और मुझे ये पता करना है कि इस गॉसियन सरफेस पर अगर कोई पॉइंट है मेरे पास, मैंने इसको मान लिया कि ये कोई पॉइंट है। ठीक है, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस Q inside upon epsilon नॉट। क्लियर। और अगर मैं इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो उसके लिए लिख दूंगा E डॉट डी। क्लियर। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो P पॉइंट है ये तो मेटल के अंदर है, तो मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने के लिए Q इनसाइड कितना दिख रहा है, तो Q इनसाइड कितना होना चाहिए, जीरो। बट देखा ही गया है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कैपिटल Q चार्ज तो दिख रहा है आपको, यानी कि कहीं ना कहीं एक चार्ज और है। वो चार्ज कितना है, -Q। तभी तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि इस कैपिटल Q की वजह से यहां पर एक चार्ज इंड्यूस हुआ है जिसको -Q चार्ज कह देंगे, इस तरह से। तो पहली बात यहां पर आ गई कि सरफेस 1 पर कितना चार्ज है, -Q। क्लियर। ओके, तो इतना तो हमारे पास पता लग गया कि S1 सरफेस कौन सी है, इस कैविटी के अंदर वाली सरफेस, ये वाली है ना। यहां पर तो -Q चार्ज है। बट ये -Q चार्ज आया कैसे होगा, इस +Q ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहां आए होंगे। यानी कि अगर इधर की तरफ -Q चार्ज आया है तो यहां पे कितना चार्ज होगा, +Q। यानी कि S2 सरफेस पे कितना चार्ज है, +Q। तो ये तो हो गया हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, अगर मुझे A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं एक गॉसियन सरफेस ऐसा जूम कर दूंगा और कह दूंगा कि इसके अंदर आने वाले चार्ज की वजह से KQ/R² आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मुझसे पूछे B पे निकालो, तो B तो मेटल के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। मुझसे कहता है C पे निकालो, तो C पे अगर मुझे निकालना है तो मैं यहां पे गॉसियन सरफेस ऐसे खींच दूंगा। गॉसियन सरफेस खींचूंगा तो बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, +Q, -Q, +Q। तो बचता कितना है, +PQ/R²। ठीक है, R के जो भी इसकी डिस्टेंस मान लो, आप R' मान लो तो R' का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब मुझे पोटेंशियल निकालना है। एक बार देख लीजिए मैंने डिस्टेंसेस क्या क्या मानी है। फिर आपको बताइए, ए पॉइंट सेंटर से R1 डिस्टेंस पर, बी पॉइंट R2
और ये वाला R3। इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R1 और इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R2। चलिए BA, ए पर पोटेंशियल देने की जिम्मेदारी किसकी? इसकी, अंदर वाले की, KQ/R1। माइनस क्यू की, माइनस क्यू जो है वो यहां पर है, तो जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पर है उतना इसके अंदर हर एक पॉइंट पे आएगा, यानी कि -KQ/R1। और इसकी वजह से पोटेंशियल आपको याद होगा, किसी स्फीयर के बाहर पोटेंशियल होता है KQ/R और अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R। तो ये वाला पॉइंट इस स्फीयर के अंदर है, तो इसकी वजह से आएगा प्लस KQ/R2। ठीक है, आइए V भी निकालिए। ये रहा, क्या यहां पे पोटेंशियल जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता। तो B पर पोटेंशियल प्लस क्यू कितना देगा? KQ/R2। माइनस वाला कितना देगा? माइनस में KQ/R2। बाहर वाला कितना देगा? बाहर वाला तो उतना ही देगा जो उसके सरफेस पर है, प्लस KQ/R2। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं C पे कितना पोटेंशियल आएगा, तो अंदर वाले की वजह से KQ/R3, माइनस वाले की वजह से माइनस KQ/R3, और बाहर के तो सरफेस पर है, तो आप लिख सकते हैं इसको प्लस KQ। अगर मैंने इसकी डिस्टेंस R3 मान रखी है तो मैं इसको सरफेस से थोड़ा सा दूर मानूंगा, तो यह आएगा KQ/R3। तो बेसिकली हमने ये तीनों चीजें निकालनी सीखी। आइए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये मेटेलिक प्लेट है, इसको मैंने दे दिया है 3 कूलम चार्ज, इसको दे दिया मैंने 5 कूलम चार्ज, तो आप मुझे बताइए इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस पर और इस पर कितना चार्ज आएगा? ठीक है, मैं इसको ना एक्सप्लेन करूंगा तो फिर और ज्यादा टफ पड़ जाएगा। मैं आपको सीधे शॉर्ट मेथड बता देता हूं। ठीक है, इसको प्रूफ भी करा जा सकता है कि पहले तो आप ये देख लीजिए टोटल कितना चार्ज है। 3 कूलम प्लस 5 कूलम कितना हो गया? ये 8 कूलम। इसका आधा चार्ज आउटर सरफेस पे आएगा, यानी कि 4 कूलम, यानी कि यहां पर आएगा 4 कूलम और यहां पे कितना आएगा? 4 कूलम। ये बात सीख लीजिए आप, है ना? ये आपको पता लग गया तो बाकी निकाल लेंगे। कैसे? अभी 3 कूलम में से 4 कूलम यहां आ गया तो यहां कितना बचा? -1 कूलम। अगर 5 कूलम में से 4 कूलम यहां आ गया तो यहां पे कितना बचा? +1 कूलम। यह आंसर हो गया आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको, -2 कूलम -3 कूलम कि अब बताओ, तो सिंपल, पहले देख लीजिए कितना चार्ज है, उसका आधा के लिए -1/2 कूलम, तो यहां आ जाएगा -1/2 कूलम, यहां पे आ जाएगा -1/2 कूलम। ठीक है, अब 2 में से आधा इधर आ गया तो यहां पे कितना आ गया? सोचो, 2 में से -1/2 कूलम यहां आ गया तो ये कितना आ गया? 2.5 कूलम। हो गया? दोनों जोड़ करके देखिए। और -3 में से आधा इधर आ गया तो यहां कितना आ गया? 2.5 कूलम माइनस। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसमें बात कर दूं 3 के लिए, कि यहां पर 3 कूलम है, यहां पर -1 है और यहां पर 2 कूलम है। अब बताइए, तो पहले सबको जोड़ दीजिए। 3 + 2 5 और -1 4, 4 का आधा 2, तो +2 कूलम यहां आ गया और +2 कूलम यहां आ गया। अब देखिए 3 में से 2 कूलम यहां आ गया तो 1 कूलम यहां आ जाएगा। 2 में से 2 कूलम यहां आ गया तो यहां कितना हो गया? 0 कूलम। अब ये 1 कूलम का इंडक्शन इधर आएगा, -1 कूलम इधर आ गया, और अगर -1 कूलम इधर आ गया, -1 कूलम में से, तो यहां कितना बचा? 0 कूलम। तो ये इसके चार्जेस हो गए। ठीक है, तो
आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं एक चीज और सिखा देता हूं, ये हमारे कैपेसिटर में काम आ जाएगी। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए, यहां पर मेरे पास +2 कूलम है, यहां मेरे पास -2 कूलम है। अब बताइए शुरू करें। तो पहले तो पता कर लीजिए टोटल चार्ज कितना है, +2 कूलम -2 कूलम यानी कि 0, 0 का आधा 0, तो यहां पे कितना आ जाएगा 0 और 0, 2 में से 0 इधर आ गया तो यहां कितना आया +2 कूलम, -2 में से 0 यहां आ गया तो +2 कूलम यहां आ गया। यानी कि अगर कैपेसिटर की 2 प्लेट हैं तो इनके बाहर चार्ज कितना होता है 0, चार्ज सिर्फ अंदर वाली सरफेस पर ही होता है। ठीक है, चलिए आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया। दूसरी चीज जो मैं आपको बेसिक में सिखाऊंगा वो है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना वायरस, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, इसको समझिए। देखो बेटा, किसी भी स्फीयर को आपने चार्ज दिया, ठीक है, क्यों चार्ज दिया, इसका वोल्टेज दिया गया, आप उसको चार्ज देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, इसका वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जैसे इसका वोल्टेज 10⁶ के आसपास पहुंचेगा, ये अपने आसपास की एयर को आयनाइज कर देता है। अगर आसपास की एयर आयनाइज हो गई तो ये चार्ज यहां से लीक करके आपके पास एयर में चला जाता है। क्लियर? यानी कि हर एक कंडक्टर की अपनी एक ताकत होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर किसी पे Q चार्ज दे दिया तो इसका वोल्टेज कितना है KQ/R। अगर K कांस्टेंट है, आपका R कांस्टेंट है, तो अब आप इसको Q चार्ज बढ़ाओगे तभी इसका वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन Q चार्ज के लिए इतना ही वोल्टेज है, यानी कि ज्यादा वोल्टेज देने से चार्ज लीक करता है। क्लियर? ओके, इसी चीज को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। और दूसरी बात आपने देखा भी होगा, जब थंडरस्टॉर्म होता है तो बिजली गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा चार्ज के बादलों के फ्रिक्शन से इतना ज्यादा चार्ज आ जाता है कि उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। उस हाई वोल्टेज की वजह से आसपास की एयर जो होती है वो आयनाइज हो जाती है, इसीलिए वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट को फ्लो कराते हैं, जिसको हम बिजली का गिरना कहलाते हैं। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप समझते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम कैपेसिटर। तो पहले तो आप हेडिंग डालिए कि कैपेसिटर चीज क्या है। कैपेसिटर का नाम कंडेंसर भी होता है। ठीक है, बात को समझिए। देखो बेटा, आपने कभी कभी ये देखा है कि अगर मुझे किसी चीज को धक्का मारना है तो रुकी हुई है, उस पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब जैसे मैं धक्का मारूंगा तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट एक बार मैंने धक्का मार दिया तब उसको चलाना आसान है। क्लियर? ओके, कई बार आपने गांव में कभी भी किसी भी जगह पर एग्जांपल देखा होगा कि एकदम से आपने कूलर या पंखा है, आपने ऑन करा, वो चल नहीं रहा। कोई बूढ़ा आदमी आता है, कोई समझदार आदमी आता है, वो डंडा लेता है, उसको हल्का सा टॉर्क देता है, हाथ से हिलाता है, वो चलने लग जाता है। ये होता है। अब ये सब हो क्या रहा है, बट कोई समझदार आदमी समझ जाएगा कि उसमें कंडेंसर खत्म है। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को मोशन में अगर लाना है तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। पंखे को घुमाना है, पंखा नहीं घूम रहा, स्विच ऑन कर रहा है, नहीं घुमा, आपने हाथ से चलाया, वो चल गया। मतलब ये कि पंखे को उसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे ओवरकम करने के लिए ज्यादा करंट चाहिए थी, ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी उसको नहीं मिल रही थी, वो आपने एक्सटर्नली दे दी। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाई गई कि आपको हाथ से घुमाना ना पड़ जाए, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस का नाम है कंडेंसर। तो कंडेंसर बेसिकली करता क्या है, वो एकदम से बूम एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है? पहले आपने कंडेंसर किसी में लगा रखा है तो वो चुप रहेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी लेता हुआ अपने आप को चार्ज कर लेगा, चार्ज कर दिया, चार्ज कर लेता रहेगा, चार्ज 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 चार्ज। जैसे आपने सुना बूम, एकदम से वो पूरी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी उसने स्टोर करी है, एकदम से देता है, और वो हाई एनर्जी से पंखा घूमता है, और उसके बाद में वो चुपचाप बैठ जाता है, फिर से चार्ज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। पंखा तो घूम रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है, तो वो शांति काटता है। तो इस तरह की डिवाइस है कंडेंसर, जो बेसिकली एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो लिखिए इस बात को, लिखिए कैपेसिटर is an electrical device which stores energy
capacitor is an electrical device which stores energy in form of electric field or charge. ठीक है, चलिए अब बेसिकली कैपेसिटर कोई भी कंडक्टर है वो अपने आप में कैपेसिटर है, उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करने की ताकत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह देता हूं कि मेरे पास एक मेटल का स्फीयर है और मैंने इसको चार्ज दिया प्लस, जैसे इसको प्लस क्यू चार्ज दिया वैसे इस पर क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब जैसे ही मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है बेटा, तो इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कहां तक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। क्लियर, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। बट हमारे पास दिक्कत क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक है, यानी कि अभी हमारे पास स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास है और ये हमारे किसी काम का नहीं है। एक और खास वजह है कि अगर आप बात करें कि इसका रेडियस हमारे पास है r, तो इस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/r। एक सेकेंड, क्या ये टर्म कहना यहां पे सही है कि पोटेंशियल? अगर मैं यहां पोटेंशियल कह रहा हूं तो इसका मतलब यह हो गया कि मैं इनफाइनाइट से इस क्यू चार्ज को लेकर के आया हूं, है ना, और मैं इनफाइनाइट से इस क्यू चार्ज को ला रहा हूं और मैंने जितना वर्क करा वो उसका पोटेंशियल है KQ/r। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि ये V बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। वो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, किस किस के बीच में, एक ये पॉइंट है और एक इंफिनिटी। तो जब आप लिखते हैं कि ये क्या है, तो आप लिखते हैं, अगर मैं इसको बोल दूं P पॉइंट इसकी सरफेस पर है, बिल्कुल सरफेस पर, या VS कह देता हूं सरफेस के लिए, तो ये बेसिकली आपने VS माइनस V इंफिनिटी बताया, जिसको आप KQ/r कह रहे हैं। क्लियर, अब ये बात अलग है कि आप इसको मान लेते हो 0, तो सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/r आप लिख देते हो। बट दिमाग में, दिल के किसी कोने में आपको ये बात समझनी है कि बेसिकली आप जो ये लिख रहे हो ये चीज है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल आपने 0 माना है तब, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल आपने 0 इसलिए माना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इनफाइनाइट तक जा रही है ना। तो ये बेसिकली दो चीजें हैं, एक ये और एक इनफाइनाइट, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये है जिसको आप KQ/r से कह रहे हो। और आप कहते हो कि जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते जाओगे वैसे वैसे VS बढ़ता जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि जितना चार्ज आप इसको दोगे तो ये VS माइनस V इंफिनिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैं इंफिनिटी पे इसको 0 मानूंगा और सिर्फ VS लिखूंगा कि सर ये क्यों कर रहे हो आप, इंफिनिटी पे 0 ही मान लो, क्योंकि मैं आगे एक चीज समझाऊंगा। अगर आपको देखो वास्तव में फील चाहिए कि आप IIT तक कोई क्वेश्चन रुके ना, तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे समझते जाओ। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं 0, और मेरे को ये पता लग गया कि कैपेसिटर को जब भी आप चार्ज दोगे वो उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, जितना चार्ज उतना पोटेंशियल। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट लग जाता है C, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की यूनिट है फैराड। ठीक है, बट हम प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं मिली फैराड या माइक्रोफैराड में, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो अब ये बेसिकली C क्या है, अगर मैं यहां पे बात करूं, इसके लिए बात करूं, तो Q = C/V, तो Q/V क्या है, कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस आप कह सकते हो कि कैपेसिटेंस बेसिकली कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट वोल्टेज लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट वोल्ट। हो गया, आइए। तो बेसिकली मेरे पास कैपेसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूं इसके लिए तो KQ/r हो गया, तो K की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो C हो गया Q, V की वैल्यू रखो, तो Q/r 4πε0, तो इसकी कैपेसिटी होगी 4πε0r।
ये क्या है? ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर। स्फेरिकल कंडेंसर। अब हमें ये पता लग गया कि कैपेसिटी जो किसी स्फेयर की होती है वो उसकी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जरा सोचो, आप कितना बड़ा स्फेयर बनाओगे? कंडेंसर बनाना है मुझे बनाना है कंडेंसर। मैंने कितना लिया? 1 मीटर रेडियस। 1 मीटर रेडियस पता है ना कितना होता है? ये हो गया मेरा 1 मीटर रेडियस, और मैं इसको गोला बना दूं तो इतना बड़ा कंडेंसर मैंने बना दिया। और इसकी कैपेसिटी कितनी आई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 मीटर। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1। ये देखिए, ये मेरे पास की कैपेसिटेंस है 10⁻⁻12। ये बहुत कम है। यानी कि ये किसी भी कंडक्टर में अगर आप सिंपल स्फेयर की बात करोगे तो वो 1 मीटर का, मतलब इतना बड़ा कंडेंसर भी आपने बना दिया है अगर, तो भी कैपेसिटी कोई खास आ नहीं रही है। हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ऐसा लगाना पड़ेगा कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आपको और फील आएगा। फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ whose radius is 6400 किलोमीटर। निकालिए। तो कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। आर कितना है? 6400 किलोमीटर। इसको भी आप निकालोगे तो ऑलमोस्ट 711 10⁻⁻6 फेरेड आएगा, यानी कि 711 माइक्रोफेरेड। ये देखिए, 1 फेरेड भी नहीं आ रहा है। कब? आपने पूरी की पूरी अर्थ की साइज के बराबर का कंडेंसर ले लिया है, कैपेसिटर ले लिया है, फिर भी कैपेसिटी आ रही 711 माइक्रोफेरेड। आप समझ रहे हैं क्या दिक्कत है मेरे पास? मेरे पास 2 दिक्कतें आ गई हैं अभी तक। पहला कि मुझे जो एनर्जी चाहिए थी वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, वो यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक है, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। नंबर 2 कि मेरी कैपेसिटेंस बहुत कम आ रही है, मुझे कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। क्लियर? ओके, इतना लिख लीजिए। अच्छा, ये निकाल दिया, इसके आगे नोट करके लिख लीजिए। देखिए, थ्योरेटिकली द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज, जो हमने निकाला है, थ्योरेटिकली द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफेरेड, but practically capacitance of earth is taken as infinite, चलिए अच्छा, अभी भी जो आपको पढ़ाया था उसमें C का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहां पे एक नोट और लिख देना, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस ओनली। ठीक है कि सर C का फॉर्मूला Q=C भी होता है, तो C Q/V हो गया, तो क्या चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी? नहीं। वोल्टेज बढ़ा बेटा, C इन पे डिपेंड ही नहीं करता। कि सर ये कैसे? आपको याद कर रहा हूं, आपने V=IR पढ़ा है, ठीक है? ये आपका रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है। मैं इसका वोल्टेज बढ़ा दूं या R की वैल्यू निकाल दो V/I। अगर मैं इसका वोल्टेज बढ़ा दूं तो क्या इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? नहीं, है ना? रेजिस्टेंस तो इन पे डिपेंड ही नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया और मटेरियल पे, टेम्परेचर पर। याद कीजिए। तो बात फॉर्मूले से नहीं आती, फॉर्मूले में ये कह रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो आप Q/V करके कैलकुलेट कर सकते हो, बट कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। लिख लीजिए, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस। जैसे हमने यहां लिखा कि किसी भी स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? उसकी रेडियस पे। लिखा ना? ओके, अभी बात करेंगे तो
मेरी प्रॉब्लम से अभी छुटकारा नहीं मिला है, मुझे अभी भी मेरे पास कैपेसिटी बहुत कम आ रही है। एक तो ये बात, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में आ रहा है। मुझे ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये बनाते हैं कि भाई कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, तो बेटा मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरे पास कैपेसिटेंस मुझे बढ़ानी है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। मैंने एक मेटेलिक स्फीयर लिया जिसको मैंने Q चार्ज दे दिया, जिससे उसका वोल्टेज आ गया मेरे पास V। ठीक है, अब ये पहला काम हुआ। फिर मैं ऐसा एक्सपेरिमेंटली हुआ। बेसिकली एक मेटल की प्लेट आप इसके पास रखी रहेगी, तो मेटल की प्लेट रखी रहने की वजह से यहां पर क्या हुआ, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव की वजह से यहां पर जहां पर पहले V पोटेंशियल था, इसकी वजह से एक पोटेंशियल और आ गया माइनस V डैश। यानी कि अब यहां पर कितना पोटेंशियल हो गया, V माइनस V डैश। अब आपको यह बात भी पता है कोरोना डिस्चार्ज के हिसाब से कि जैसे जैसे आप चार्ज देते हो पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, अब आप दे रहे हो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। पहले जो था C इज इक्वल टू Q अपॉन V था, अब C डैश हो गया Q अपॉन V माइनस V डैश। अब बताइए C से बड़ा है C डैश, है कि नहीं? तो एक बात आपको समझ में आ गई कि अगर हम किसी तरह से इसका वोल्टेज कम कर दें, Q चार्ज से कॉम्प्रोमाइज करे बगैर, Q चार्ज दिया है तो वोल्टेज बढ़ेगा, Q कम हो गया तो वोल्टेज कम होगा, आई एग्री विद दैट। लेकिन मैं Q को नहीं डिस्टर्ब करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये अपने अंदर स्टोर चार्ज को कम करे, क्योंकि स्टोर चार्ज कम हो गया तो एनर्जी कम हो जाएगी। मैं उसको कांस्टेंट करना चाहता हूं, बिना इस चार्ज को कम करे मैं इसके वोल्टेज को अगर कम कर दूं तो निसंदेह मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये एक तरीका मेरे पास सामने आ गया कि आप इसका वोल्टेज कम कर दो। वोल्टेज कम कैसे करोगे, इसके पास ही कोई ना कोई मेटल आपको रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये चीज हमने यूज करी और हमने बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हर डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? बेसिकली हम क्या करते हैं, दो प्लेट्स लेते हैं मेटल की, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं ये, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है। इनकी बीच की डिस्टेंस इतनी कम होती है कि इनके बीच में खड़े होकर अगर आप देखोगे तो वो आपको इनफाइनाइट लगेगी। वैसे इनफाइनाइट नहीं होती, रिलेटिवली इनफाइनाइट होती है, राइट? और आपने इस पे चार्ज दिया प्लस सिग्मा और इस पर दिया माइनस प्लेट पर। अब आप मुझे बता सकते हैं कि बाहर की तरफ कितना चार्ज आएगा? 0। इधर कितना आएगा? 0। याद कीजिए मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपने इसको प्लस Q चार्ज दिया है और इसको माइनस Q चार्ज दिया है तो अंदर पर प्लस Q आएगा और यहां पर माइनस Q आएगा, यहां पर चार्ज नहीं होता। ठीक है, चलिए, यानी कि इस पर सिग्मा चार्ज आ गया यहां पर, और इसकी इस वाली प्लेट पर आ गया हमारे पास माइनस। अब देखिए क्या हो गया। पहला तो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? इस डायरेक्शन में। अब बताइए क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक गया? नहीं गया। यानी कि हमारे पास एनर्जी सिर्फ इतनी सी जगह पर स्टोर होकर के रह गई, स्कैटर्ड एनर्जी नहीं। दूसरा, इस पॉजिटिव की वजह से यहां पर जो वोल्टेज आया होगा, इस नेगेटिव प्लेट को लगाने के बाद वो वोल्टेज कम हो गया होगा। अगर वो वोल्टेज कम हो गया है तो इस पर आप ज्यादा चार्ज दे सकते हो बिना वोल्टेज को बढ़ाए। यानी कि दोनों प्रॉब्लम आपने यहां सॉल्व कर दी। बट यहां पे क्वेश्चन कर लीजिए पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकाल करके बताइए। एक क्यू पॉइंट पे निकालिए और एक आर पॉइंट पे निकालिए। ठीक है, निकालिए। चलिए, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर की तरफ? इधर की तरफ। क्लियर? कि माइनस क्यू की वजह से किधर आएगा? वो भी इधर ही आएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो यह आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो कैपेसिटर की प्लेट के अंदर। कि यहां कैलकुलेट करो, यहां पर प्लस की वजह से कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर की तरफ इधर की तरफ। माइनस की वजह से कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर की तरफ कि इधर की तरफ, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ये हो गया 0। यहां कैलकुलेट करो इस पॉइंट पर, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। प्लस की वजह से इधर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से इधर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिलकर के 0, ठीक है। एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब आपने इसको मैं दोबारा बताता हूं, आर पर अगर निकालना है तो एक प्लेट की वजह से आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ, और नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। यानी कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ईपी इंटू डी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। ओके, हो गया, ओके लिख लीजिए इतना, ठीक है। चलिए और गहराई से समझते हैं कि आपने एक दो प्लेट ली इस तरह से, ठीक है। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। आप क्या कर रहे हो, यहां से क्यू चार्ज को ले रहे हो और इधर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हो, बहुत छोटे 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 चार्ज ले लेकर के आप इधर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हो, जिससे यहां पर प्लस क्यू चार्ज आ रहा है और यहां पर आ गया माइनस क्यू चार्ज। आपने यहां से प्लस क्यू चार्ज तोड़ा है, इधर की तरफ आना शुरू कर दिया, ओवरऑल यहां पर आ गया क्यू और यहां पर आ गया माइनस क्यू, ठीक है। बेसिकली मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। वहां पर क्या था, वो चार्ज को आप इनफाइनाइट से लाए थे और इस पी पॉइंट पर आपने लेकर के आए थे, हमने वीएस माइनस वी इंफिनिटी क्यू बाई सी लिखा था, है ना। तो मैंने बोला था इंफिनिटी वो जगह है जहां से आप चार्ज बेसिकली लाए हो। कैपेसिटर में हम ये मानते हैं कि चार्ज हम यहां से लेकर के आए, तो जब आप Q इज इक्वल टू सी वी लिखेंगे तो ये बेसिकली V क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्लियर। और Q क्या है, चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये वाली जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। ओके चलिए अब हेडिंग डालिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेटा मुझे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस पर मेरे पास चार्ज है प्लस सिग्मा और यहां पर माइनस सिग्मा। आया कहां से होगा वो कहानी मैंने आपको जस्ट अभी बता दी, ठीक है। इसका एरिया है ए, इसका एरिया है ए। मुझे निकालना है कैपेसिटेंस, तो मुझे पता है कैपेसिटेंस मेरा होगा Q इज इक्वल टू सी और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और मुझे अगर C निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा Q अपॉन डेल्टा V। डेल्टा V कैसे निकालूंगा, मुझे पता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस अगर मैं D मान लेता हूं तो D आ जाएगा, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। सिग्मा को मैं लिख सकता हूं Q अपॉन A, ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। आगे जाकर के मैं इसको डेल्टा V को V लिखना शुरू कर दूंगा, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि V बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट के बीच में।
डायरेक्ट में V नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल प्योर रखेंगे। तो C हो गया Q और डेल्टा V हो गया Q D एप्सिलॉन नॉट A, तो C हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। किससे? वो स्फेरिकल वाले का क्या था? स्फेरिकल वाले का याद करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि इसको 1 अपॉन R या R बाई K भी लिख सकते हो। इसको टॉप पे लिख देना, कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। और ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PPC। अब देख लीजिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है? A D, क्या Q और V पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। चलिए ओके, अब इसमें D क्या है? दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। A क्या है? इस प्लेट का एरिया, एक्चुअली कॉमन एरिया कहते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे कर दूं और आधी प्लेट ऐसे रख दी है, तो इस बार आपको अगर एरिया लेना पड़ेगा तो इस केस में A/2 लेना पड़ेगा, पूरा नहीं लेते, है ना। यहां लिख लीजिए A क्या है? कॉमन एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। एप्सिलॉन पता है, C आपको पता है। चलो अब यहां पर आप एक बार फिर से हेडिंग डालिए, कैपेसिटेंस या डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ PPC, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ PPC। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ये कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करती है, तो हम लिख देंगे एरिया पर, D पर और एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मीडियम पर। मीडियम क्या है यहां पे? अभी तो एयर है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। बट अभी भी हमें चेन नहीं मिला। चेन क्यों नहीं मिला? कि एक दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत यह आ रही है कि अगर आपने एक प्लेट पॉजिटिव को ऐसे लिया और एक नेगेटिव प्लेट को ऐसे लिया, तो यार ये तो चिपक जाएगी, अट्रैक्ट करेगी। यानी कि इसको अट्रैक्ट करने से बचाने के लिए हमें निरंतर कोई ना कोई फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा जो इसको खींच करके रखे, यानी कि उसमें भी हमारी एनर्जी वेस्ट चली जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि चिपक जाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी और ज्यादा स्टोर हो जाए, क्योंकि हमारे पास कई बड़ी बड़ी डिवाइसेस है जिसको रन कराना है। उसके लिए मुझे हेवी कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी जिसके पास ज्यादा एनर्जी हो। तो वो काम कैसे करें? तो उसके लिए हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। तो वो पढ़ाऊं उससे पहले आप एक पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग से पढ़ लेते हैं कि चीज होती क्या है। तो हेडिंग डालिए, पोलराइजेशन एंड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलराइजेशन एंड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, देखो बेटा, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? ना कंडक्टर ना इंसुलेटर, थोड़ा थोड़ा कंडक्टर थोड़ा थोड़ा इंसुलेटर। आप ये चीज मान करके चलिए। मटेरियल हमारे पास है, एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। तो पोलर मटेरियल वो होता है जिसमें उसका पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट सेपरेटेड होता है, ठीक है। और नॉन पोलर वो जिसमें पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर क्या होता है? एक होता है। इसको हम बोलते हैं पोलर और नॉन पोलर। जैसे नॉन पोलर में आपने पढ़ रखे होंगे H2, Cl2, CCl4, CO2, ठीक है, N2, O2, ये सारी चीजें। पोलर में आपके पास HCl, HF, HCl, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास पोलर होती है। वाटर, ओके, ये आपको बेसिक पता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो मटेरियल होते हैं हमारे पास, एक कंडक्टर और एक डाइलेक्ट्रिक, ये किस तरह से बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। चलिए आइए पहले हम बात करते हैं कंडक्टर। तो लिख लीजिए, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड। सपोज कीजिए ये यहां पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी हर जगह पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने यहां पर एक कंडक्टर रख दिया,
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाएगा, वो सारे के सारे यहां जमा हो जाएंगे और ये यहां पे जमा हो जाएंगे, यानी कि इसमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, मेटल के केस में यहां पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो बेसिकली ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है, इंड्यूस वाला इधर है, उसमें से माइनस करने पर आ जाएगा। और मेटल में ये केस देखा जाता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता है, यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्सटर्नल के बराबर ही होता है। और याद कीजिए मैंने जहां पे इंडक्शन पढ़ाया था वहां मैंने ये बात कही थी कि अगर कोई मेटेलिक है और उस पर आप इंडक्शन करवाना चाहते हैं तो इंड्यूस चार्ज इक्वल इन अमाउंट होता है और अपोजिट इन नेचर में होता है। समझ रहे हो? तो बिल्कुल एक्सटर्नल के बराबर का इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल दे देगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और ये चीज हमने पढ़ी भी है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, वो चीज हमारे पास यहां पर क्लियर हो चुकी है। ओके, अब क्या हुआ, बात करते हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सपोज कीजिए ये आपका एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, ये अभी आपका नॉन पोलर है, सिंपल रखा हुआ है। अब आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, अब क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरफ से है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ पुश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और जहां से ये आए वहां पर ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस जगह पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहूं तो एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नहीं है एक्सटर्नल के, तो यहां पर ये 0 नहीं होगा, बट बेसिकली हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आ गया, कम हो गया। यानी कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दिया, यानी कि आपने वोल्टेज कम कर दिया। क्लियर? और सोचो अगर इस चीज को मैं कैपेसिटर में डाल दूंगा तो उसके वोल्टेज को कम कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दूंगा तो मेरे पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। याद कीजिए हमने पहले पर कैपेसिटर इसी प्रिंसिपल पे बनाया था कि उसके आगे कोई भी एक प्लेट रख दिया आपने जिसने उसके पोटेंशियल को कम कर दिया। यहां पर पोटेंशियल कम करने का एक तरीका हमारे पास और आ गया। ठीक है, तो लिख लीजिए इस चीज को, और ये इस तरह से प्लस माइनस अलग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक में ये पावर होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। याद कीजिए ये बात हमने पहले भी बताई थी, ठीक है, कि एप्सिलॉन आर, इसकी इस ताकत को हम किससे बताते हैं? एप्सिलॉन आर, जिसको मैं यहां पर के से बता दूंगा। एप्सिलॉन आर स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मैंने बोला था ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मैंने क्या बोला था? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की ताकत। क्लियर? तो ये वही चीज है ना? ओके, आगे बढ़िए, लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी filled with dielectric medium, filled with dielectric medium of epsilon r। ओके, अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो प्लेट हैं, इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, अगर ये कंडीशन है तो इसकी कैपेसिटेंस हमने निकाली थी जो हमारे पास आ रही थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है, इस तरह से पूरा भर दिया एप्सिलॉन आर। अब क्या हो जाएगा? अब हो ये जाएगा कि इसमें अंदर की तरफ एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो देखो बेटा कैपेसिटेंस निकालने की क्या करना है? पहले आप वोल्टेज निकालो, फिर आप C इक्वल्स टू Q बाई B में आप इसकी वैल्यू रख दो। क्लियर? ओके, तो मुझे बताइए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? जब ये एयर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब इसमें मीडियम डाल दिया एप्सिलॉन आर तो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब मैं क्या निकाल दूंगा, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू डी। अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस डी है तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सिग्मा की वैल्यू Q बाई A रखनी है। ये हो गया आपका काम खत्म। सिग्मा की वैल्यू Q बाई A। तो C आ जाएगा यानी कि याद कीजिए ये क्या था, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब उसमें एयर या वैक्यूम थी, और जैसे मीडियम डाल दिया तो वो एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ गया। ये चीज ये तो चीज हो रही है, यानी कि सिर्फ ये मीडियम डालने से ही आपकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ गई। यानी कि अगर आपने ये डाला और इसकी कैपेसिटेंस आपके पास आ रही है 5 फेरेड या 5 माइक्रोफेरेड, और आपने इसमें पानी डाल दिया, पानी का डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस 81 होता है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 81 टाइम्स ऑफ माइक्रोफेरेड। बताइए एक ही बार में आपने इसको कितनी ज्यादा बढ़ा दिया है सिर्फ एक मीडियम डालने से। यही वजह होती है कि हमें यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, नंबर 1। नंबर 2, इन दोनों को चिपकने भी नहीं देगा, तो वो प्रॉब्लम भी हमारे पास यहां पर सॉल्व हो गई। तो ये था हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या सीखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और अगर आप उसमें मीडियम डाल दोगे तो एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाएगा, ये पूरी की पूरी कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके आगे की चीजें हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टेक केयर।